प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अर्पण क्लासेस में स्वागत है। और 10वीं के बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं एक कविता आप सबके साथ बांटना चाहती हूँ जो आपके पाठ्यक्रम में है। शीर्षक है कन्यादान, जिसे ऋतुराज जी ने लिखा है और आपके द्वितीय सत्र की परीक्षा में यह कविता प्रस्तावित है। तो आए इस पर विचार करें। जैसे कि कन्यादान शीर्षक है, कन्या मतलब होता है पुत्री और दान मतलब दान कर देना। तो कन्या को दान कर देना, इस पर प्रश्न उठाते हुए हमारे ऋतुराज जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और उन्होंने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह समाज के सामने खड़ा किया है। कन्या समाज के नर और नारी समाज के दो आवश्यक अंग हैं और दोनों के सहयोग से यह समाज आगे बढ़ता है। जिसमें कन्या को दान की वस्तु बना दी जाती है, दान वस्तु का किया जाता है, व्यक्ति का नहीं। तो इस शब्द के ऊपर इन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। और आज के समय में एक माँ अपने बेटी को क्या कहती है, क्या संदेश देती है, इस पर इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, चर्चाएं की हैं। बहुत सुंदर कविता है, आपको बहुत आनंद आएगा। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। माँ अपने बेटी को स्त्री के जो परंपरागत रूप हैं, जो हमारे समाज ने प्रतिमान गढ़े हैं कि स्त्रियों को ऐसा होना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, तो उससे अलग इन्होंने हटकर चर्चा की है। माँ कह रही है, कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो भी बातें कही गई है, वे उससे हटकर माँ अपने बेटी को सीख दे रही है। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा होता है। खास करके नारी को लोग कोमल कहते हैं, तो उसमें कवि ने व्यंग को दिखाया है कि कमजोर बताने के लिए यह एक व्यंग्यात्मक शब्द है कि कोमल कह दो उसे। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। बेटी माँ के सबसे निकट और सुख दुख की साथी होती है। इसलिए कवि ने इस कविता में बेटी को माँ की अंतिम पूंजी माना है। कविता में कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। माँ के जो संचित अनुभव हैं अपने जीवन के, उस पीड़ा को कवि ने यहाँ दिखाया है। इस कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता है। आए हम देखें इस कविता में क्या है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, पर दुख बाँचना नहीं आता था। उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। कैसे प्रकाश की? धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा पानी में झांककर, माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई ना देना, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई नहीं देना। आए हम देखते हैं, इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिसकी व्याख्या यहाँ जरूरी हो जाती है। प्रामाणिक शब्द है।
प्रमाण शब्द में एक प्रत्यय लग के बना है। प्रमाण, जिसका प्रमाण है, कोई कल्पना नहीं है। माँ का दुख प्रमाणित है। जब बेटी उसे छोड़ के जाती है तो उसकी अंतिम साथी, अंतिम पूंजी मानो उसे छोड़कर जा रही होती है। ऐसा इसलिए कि माँ जो है वह अपने सुख दुख की सारी बातें अपनी माँ से शेयर की होती है, उसके बाद अपने बेटी से शेयर करती है, अपने बेटी से बांटती है। और जब वह बेटी दान में देकर किसी और के घर जा रही होती है तो माँ का मानो अंतिम पूंजी उससे दूर जा रही है। तो यह दुख प्रामाणिक है, इसे किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कवि ने कहा है कितना प्रामाणिक था उसका दुख। और अंतिम पूंजी बेटी को इसलिए माना गया है कि माँ अपने माँ के साथ बांटी थी अपना सुख दुख और अपने बेटी के साथ बांटती थी। लड़की अभी सयानी नहीं थी। यह कविता उस बात को भी दिखाती है कि जब हमारे यहाँ बाल विवाह की प्रथा थी या फिर उससे बढ़कर लड़कियों के विवाह की उम्र 18 थी, अभी आज के समय में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लड़की के विवाह की भी न्यूनतम सीमा 21 निर्धारित कर दिए हैं, जो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। अब लगता है कि बराबरी जो होता है वह पुरुष और स्त्री के बीच आया है, क्योंकि 21 वर्ष होते होते लड़कियों की बुद्धि बहुत ही परिपक्व हो जाती है और वह सही फैसले ले सकती है, चीज़ों को समझ सकती है। ऋतुराज जी ने इसे पहले समझा तो कहते हैं कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली और सरल थी कि उसे सुख का अनुभव तो होता था कि ब्याह होगा, नए नए गहने मिलेंगे, कपड़े मिलेंगे, बारात आएगी, हम ससुराल जाएंगे। यह सब उसे उत्साह देता था, उसे आनंद आता था। लेकिन उसे आने वाले समय में उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है, इस दुख को का न उसे आभास हो पाता था और न उसे बाँचना आता था, न उसे कहना आता था। तो वह पाठिका थी धुंधले प्रकाश की, जहां कुछ दिख नहीं रहा था। सुख का आभास होता था लेकिन जीवन में एक परिवर्तन होने वाला था बड़ा, उसका आभास उसे नहीं था। वह धुंधला दिखाई देता था, वह स्पष्ट दिखाई देता था। माँ ने कहा, अब हर माँ अपनी बेटी को कुछ न कुछ सीख देती है। अपने ससुराल जब बेटी जाती है तो माँ उसे कुछ सीख देती है अपने अनुभव से कि उसका आने वाला जीवन सुखमय हो, स्वर्णिम हो और वह नए घर में अपने दायित्व का भली भांति परिवहन करे। तो माँ ने कहा, क्या कहा? पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। कोई तुम्हें कोमलांगी कहकर बहलाने की कोशिश करे तो उससे कमजोरी का आभास होता है, तो उस पर तुम लट्टू मत हो जाना, मत रीझना उस पर, क्योंकि आग रोटी सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं होती है। अगर सौंदर्य है, अगर कोमलता है तो वह कमजोर होने के लिए नहीं है, वह सशक्त होने के लिए है। कहने का यही आशय है। माँ अपने बेटी को सशक्तिकरण का पाठ पढ़ाती है कि अपने कोमलता को अपनी कमजोरी मत मान लेना, अपने शक्ति के रूप में उसे स्वीकार कर। और माँ आगे यह भी समझाती है कि ये वस्त्र और आभूषण बंधन है स्त्री जीवन की। आज अगर हम अपने समाज में के इर्द गिर्द देखें तो यह वस्त्र और आभूषण के फेर में भी बहुत सारे मुश्किलें पैदा होती हैं। ये दहेज प्रथा भी कहीं ना कहीं उस चीज़ से संबंधित है। लोगों को लगता है, पुरुषों को लगता है कि स्त्रियों को वस्त्र सुंदर दे दो, उन्हें आभूषण दे दो तो वह खुश हो जाएंगी। कितना कम करके एक नारी मनोविज्ञान को मापा गया है। माँ साफ साफ शब्दों में अपने बेटी को कहती है कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के, और इससे तुम ऊपर उठना। और माँ ने एक बात जो कही, बिल्कुल यह एक बात नहीं बल्कि एक महाकाव्य है। यह नारी जीवन का महाकाव्य है। माँ ने कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई ना देना। हमारे समाज में जो लड़कियों के लिए प्रतिमान गढ़े गए हैं, कोमल, कमजोर। किसी कवि ने लिखा है, हाय अबला जीवन तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। हाय अबला जीवन
तेरी यही कहानी, आँखों में आंचल में दूध और आँखों में पानी। तो आज की स्त्रियां, आज की माँ कह रही है कि उस प्रतिमान से हटकर तुम लड़की होना, लेकिन लड़की के लिए जो पुरुष प्रधान समाज ने प्रतिमान गढ़ा है उसके अनुरूप नहीं होना, उस आदर्श से हटकर होना। आज की नारियां बहुत ही सशक्त हैं हर क्षेत्र में। कहते हैं ना कि जब घर का बोझ पड़ा तो ऑटो, टेम्पू, रिक्शा चलाने के साथ साथ विमान भी उड़ाने लगी और बालाकोट में जाकर बम भी बरसाने लगी। तो जैसे जैसे चुनौतियां बेटियों के सामने आते जाती है, बेटियां उसके हिसाब से सशक्त होती जाती है। और इस ऐसे समय में कन्यादान रूपी जो शब्द है यह बिल्कुल ही एप्रोप्रिएट नहीं है, सार्थक नहीं है। इस पर कवि ने जो प्रश्न उठाया है वह बिल्कुल उचित है और आज के बुद्धिजीवियों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आज की नारियां समय पर अगर फूल हैं तो वह समय पर पाषाण भी बन जाती हैं। और बिल्कुल हमारे आदि युग की तरह कि जब जब धरती पर संकट आता था तो नारियों को याद किया जाता था, चाहे वह दुर्गा हो, काली हो, गौरी हो, सरस्वती हो या लक्ष्मी बाई हो। कुछ मध्य युग में नारियों की स्थिति खराब हो गई थी, उन्हें सूर्यपस्या कहा गया था। लेकिन आज पुनः नारी अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। ऐसे में नारी किसी कन्या कोई दान की वस्तु नहीं है, वह भी जीती जागती इंसान है। और एक माँ जो अपने बेटी को संदेश देती है वह बिल्कुल सार्थक है और सशक्त है और समाज को दिशा दिखाने वाली है। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं किसी और अगले कक्षा में। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों।